हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RWT ऑफिशियल पर। तो साथियों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाना। एग्जामपुर कोचिंग की टीम के द्वारा बनाए गए ये 10 मॉडल पेपर जो स्पेशल री एग्ज़ाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयार किए गए हैं। तो साथियों, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ज़रूर, ताकि डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज का हमारा पहला मॉडल पेपर है ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए ये सेट नंबर पहला है। ये विवेक सर के द्वारा बनाए गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है बी, कृष्णा नदी पर विजयवाड़ा स्थित है। नेक्स्ट है, सीरिया की राजधानी कौन सी है? सीरिया की राजधानी कौन सी है? तो सीरिया की राजधानी दमास्कस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट प्रश्न है, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? तो वैशाली में, राइट आंसर सी, वैशाली में हुआ था। इस प्रैक्टिस सेट को लगाने से आपको अपनी तैयारी का भी अंदाज़ा लग जाएगा, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, कैसी है। प्रैक्टिस सेट को लगाने से पता चल जाएगा। 1 से 2 महीने के अंदर हमारा री एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन इस प्रैक्टिस सेट को नहीं मंगा पाए हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो भाई बहन इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं। तो हम आज से सारे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। 10 मॉडल पेपर हैं जो तैयार किए गए हैं एग्जामपुर की तरफ से, तो वो हम सारे इस चैनल से पढ़ेंगे। तो डेली आप देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के सह संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यूरो इज़ द राइट आंसर। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मार्च में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गीता अमर सोनार बांग्ला के रचयिता कौन हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर गीता अमर सोनार बांग्ला के रचयिता हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता रचना किसने की थी? लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता रचना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है सी,
देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता उपन्यास की रचना की थी? नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो संस्थानों को आपस में जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन विकास से संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज नागपुर के लिए प्रसिद्ध है, नागपुर के लिए प्रसिद्ध है, तो नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन का एक उदाहरण है, तो हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है साथियों। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन मैंग्रोव वन का एक उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगें उपयोग की जाती हैं? तो दैनिक जीवन में टीवी रिमोट कंट्रोल तरंगें उपयोग की जाने वाली इंफ्रारेड तरंगें हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है? तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। कौन सा है? बी ऑप्शन सही है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, मानवाधिकारों को वर्गीकृत किया गया है। एकजुटता अधिकार, नागरिक और राजनीतिक अधिकार, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, उपर्युक्त सभी। तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर है। सारे ही इसके लिए मानवाधिकार को वर्गीकृत ये सारे ही ऑप्शन करते हैं। एकजुटता अधिकार ये भी शामिल है, नागरिकता और राजनीतिक अधिकार ये भी शामिल है, और आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? तो सिस्टम हैकिंग में सबसे गतिविधि महत्वपूर्ण है वो है क्रैकिंग पासवर्ड। क्या है? बी ऑप्शन सही है, क्रैकिंग पासवर्ड जो है सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया वीडियो और लिखित पाठ। सोशल मीडिया के माध्यम से रिक्त स्थान सामग्री हमें जानकारी प्रसारित करने की अनुमति देती है। तो सोशल मीडिया हमें किस जानकारी को प्रदान करने की अनुमति देती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, प्रकाशित करना, टू पब्लिश। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाशित करना या पब्लिश करना सामग्री हमें जानकारी प्रसारित करने की अनुमति देती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सी डायग्राम अभ्यास का हिस्सा नहीं है? तो इस पे आप जरूर ध्यान देना, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो लास्ट तक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कभी कभी नहीं दिया होता और हम उसको नहीं देखते हैं तो हम अपना क्वेश्चन वहाँ गलत कराते हैं, हम गलत आंसर को टिक कर देते हैं। तो हमेशा पेपर देते समय प्रश्न को पूरा पढ़ें, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो सकें। इस बार हमें गलती नहीं करनी है, जो मैंने पहले गलतियाँ की हैं तो इस बार हमें वो गलतियाँ सुधार लेनी है। री एग्ज़ाम में ये हमें दोबारा से मौका मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सी डायग्राम अभ्यास का हिस्सा नहीं है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है सी इज़ द राइट आंसर, फ्रांस। हाल ही में किस राज्य ने वृक्षारोपण करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की है? तो किसने की है? मध्य प्रदेश ने। बी इज़ द राइट आंसर। कुंभ का क्या अर्थ है? तो कुंभ का अर्थ है कलश। ए इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आंतरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1971 में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। 1971 1971।
नेक्स्ट है 15, प्रतिवर्ष होली का अवसर पर लठमार होली का आयोजन कहाँ होता है? तो लठमार होली का जो आयोजन होता है वो मथुरा में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो डीजीपी। सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? डीजीपी। नेक्स्ट प्रश्न, परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है? परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि उद्योग को माना जाता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? तो बैंक दर, बैंक रेट। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता के बाद भारत संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय जीएसटी शुल्क संरचना में कितनी संरचनाएं होती हैं? भारतीय जीएसटी शुल्क संरचनाओं में कितनी संरचनाएं होती हैं? तो 2, 3, 4, 5। तो इसमें हमें सबको नंबर मिलेगा, इसका पता नहीं। 2, 3, 4, 5 वैसे 4 तो होती हैं, CGST, SGST, CGST, SGST, UTGST और IGST। 4 तो ये पता है, केंद्र सरकार लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लगाई जाती है और राज्य के राज्यों के द्वारा। GST टैक्स दर और GST की जो टैक्स दर होती है वो होती है 5%, 5%, 12%, 18%, 28%। GST क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। इसमें 33 मेंबर होते हैं। वित्त मंत्री के एक अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री का, राज्य मंत्री का एक अध्यक्ष होता है, राज्य के वित्त मंत्री के 28 अध्यक्ष होते हैं और यूटी के वित्त मंत्री के 3 अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो भारत का 29वां राज्य कौन सा बना? तेलंगाना। कौन सा बना? तेलंगाना। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती? तो क्या पूछा है हमें? भारत की सीमाएं इन देश के साथ नहीं लगती। तो किन देश के साथ नहीं लगती हैं? तजाकिस्तान के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है। म्यांमार, चीन, भूटान, इनके साथ भारत की सीमाएं लगती हैं। और किन देशों के साथ भारत की सीमाएं लगती हैं? जो भारत के पड़ोसी देश हैं कौन कौन है? 3 तो इसमें हो गए, म्यांमार, भूटान, चीन। तो आप इसको ट्रिक से याद रखना, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ बहन, अकेले चाय पीना न। ये इसकी ट्रिक है। म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, इन देशों के साथ भारत की सीमाएं लगती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई? तो किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई? कुमार संभव। किसकी? कुमार संभव की। नेक्स्ट है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर सी। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। 1784। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो भाग 3 में भारत के, इसका राइट आंसर
डी है। तो भारत के संविधान के भाग 3 पार्ट 3 या भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में निहित भारत के मौलिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं ताकि सभी भारतीय भारत के नागरिक के रूप में शांति और समृद्धि से अपना जीवन जी सकें। तो भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 इसमें संविधान के मौलिक अधिकार, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं 12 से 35 में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सैंतीस नंबर, भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था। तो जो पहला संशोधन हुआ था वो 18 जून 1951। कब हुआ? 18 जून 1951 में। 2023 तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? तो वो 127 संशोधन हुए हैं अब तक। भारत के संविधान में 3 प्रकार के संशोधन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाए जाते हैं? तो ये त्यौहार भारत के नागालैंड राज्य में मनाए जाते हैं। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है 39, ईश्वर तथा आत्मा के लिए एक शब्द। अब यहाँ से हमारे हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। इससे पहले 38 जो प्रश्न थे वो जीके जीएस के थे, यानी सामान्य ज्ञान के थे। अब यहाँ से 39 से ये सारे हिंदी के प्रश्न हैं। ईश्वर तथा आत्मा के लिए एक शब्द है। तो ईश्वर तथा आत्मा के लिए एक शब्द है अक्षर। क्या है? अक्षर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 40, बच्चे घर से निकल गए वाक्य में कारक है। बच्चे घर से निकल गए तो अपादान कारक, यानी अलग हो गए। घर से निकल गए यानी अलग होना, अलगाव प्रदान करने में क्या होता है? अपादान कारक। नेक्स्ट प्रश्न है 41, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। चपत, चंपत। तो इनका अर्थभेद बताना है, चपत और चंपत का। तो चपत का जो अर्थ है वो है थप्पड़। चपत का क्या है? थप्पड़। और चंपत का है गायब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। सी इज़ द राइट आंसर। बच्चों इसको सही से और ध्यान से इस प्रैक्टिस सेट को करना, ये आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इसको पूरा करना। नेक्स्ट प्रश्न है, सलमा घर जाती है वाक्य है। सलमा घर जाती है वाक्य है। किस प्रकार का ये वाक्य है? तो ये सरल वाक्य है। कैसा? सरल वाक्य। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो दंत्योष्ठ ध्वनि वा। क्या है? वा। ये दंतोष्ठ ध्वनि है। दांत व ओष्ठ दोनों इसमें मिल रहे हैं, तो ये दंतोष्ठ ध्वनि हो गई। था ओष्ठ ध्वनि है। या कंठ, रा या कंठ से, और रा मूर्धन्य। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द। तो मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया जो शब्द है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, हवालात। क्या? हवालात। नेक्स्ट प्रश्न है, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी कैसे रहें रूप रस राचिए ए बतियाँ सुन रूखी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो 45 का जो राइट आंसर है वो है बी, वियोग श्रृंगार रस। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, यानी कि ये आँखें हरि के दर्शन के लिए भूखी हैं। कैसे रहें रूप रस रचियाँ ए बतियाँ सुन रूखी। तो कैसे रहें उन हरि के बिना। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है, वो अपने हरि के लिए वियोग में वो रो रही है, उनके वियोग कर रही है उनके दर्शन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 46 का ए आंसर इज़ द राइट। अपूर्वा के लिए केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 47,
किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया था? तो भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया था? तो भारतेंदु का उन्होंने संपादन नहीं किया था। बालाबोधिनी, हरि चंद्रिका और कवि वचन सुधा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट प्रश्न है, आ भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो रेखांकित शब्द में जो सर्वनाम आ भला तो जग भला यानी कि निजवाचक। आप यानी स्वयं, तो इन आप स्वयं इन सब में क्या आता है? निजवाचक सर्वनाम ये होते हैं। निश्चितवाचक सर्वनाम, जैसे यह पुस्तक मेरी है तो इसमें निश्चित हो रहा है। अनिश्चयवाचक, वहाँ कोई बैठा है तो ये अनिश्चयवाचक है, किस पता नहीं कौन बैठा, वहाँ कोई बैठा भी है नहीं तो ये अनिश्चयवाचक हो गया। पुरुषवाचक यानी कि जाति का बोध हो, पुरुषवाचक पुरुष जाति का बोध कराए उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अब हम आ गए हैं गद्यांश पर। यहाँ से एग्जाम में इस गद्यांश से यानी कि जो गद्यांश हमें पैराग्राफ दिए जाते हैं उसमें से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो हम इसको भी पूरा करेंगे। चलिए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। एग्जाम में इसको पहले पढ़ना नहीं, सीधे आप प्रश्न पे आना। अगर जो आपको नहीं आ रहा तो तब आप उसको पढ़ सकते हैं, या एक बार सही से पढ़ लेना, तब भी इसके आंसर निकल आते हैं। तो चलिए हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। चेन्नई में आई बाढ़ अब उतार पर है। उस त्रासदी से निपटने में इस शहर ने जिस साहस का परिचय दिया और जिस तरह सोशल मीडिया ने एक बार फिर बचाव के काम में अहम किरदार निभाया, बल्कि कुछ मामलों में तो जान बचाने में भी उसकी भूमिका रही, उसे देखते ही उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वह कम है। इस तमाम अच्छी बातों के बावजूद इस वास्तविकता को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि इस त्रासदी से बचा जा सकता था। चेन्नई में आई बाढ़ की असली वजह थी अड्यार नदी बेसिन का नए हवाई अड्डे के लिए अतिक्रमण, ठीक उसी तरह जैसे दूसरे नदी विस्तार का आवासीय निर्माण के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। नदी के कुदरती रास्तों के अवरुद्ध किए जाने जल आसपास के इलाकों में उमड़ गया। जब तक प्रकृति अपना क्रोध नहीं दिखाती हमारे योजनाकार हर जोखिम को नज़रअंदाज करते रहते हैं और उस चीज़ की तलाश में रहते हैं जिसे वे ले सकते हैं। हमने इसी तरह का विध्वंसक सैलाब मुंबई में भी देखा। कुछ ही समय पहले श्रीनगर में भी ऐसे ही बर्बादी देखी। तो हर जगह मुख्य वजह मिली अनियोजित शहरीकरण और बुनियादी नियमों की अनदेखी। फिर भी हर बार त्रासदी की गंभीरता लोगों की यादों में धुंधली पड़ जाती है। चेन्नई की तरह दिल्ली में भी ऐसे सैलाब की संभावना है, इसलिए हमें यमुना नदी के बेसिन से छेड़छाड़ करने की बुद्धिमानी से बचना होगा। यानी तो ये पूरा हमने गद्यांश पढ़ लिया। इसके हम प्रश्न को करते हैं। अनुच्छेद के अनुसार बाढ़ अब उतार पर है क्या अर्थ है? बाढ़ अब उतार पर है, इसका क्या अर्थ है? बाढ़ घट रही है, उतार पर है यानी बाढ़ घट रही है। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मुंबई श्रीनगर जैसे स्थानों में बाढ़ से हुई बर्बादी के पीछे कारण क्या था? तो मुंबई और श्रीनगर में हमने पढ़ा था, मुंबई और श्रीनगर जैसे संस्थानों में बाढ़ से हुई बर्बादी का जो कारण था वो था अनियोजित शहरीकरण। क्या था? अनियोजित शहरीकरण। नेक्स्ट है, इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका जो उपयुक्त शीर्षक होगा वो प्रकृति का कहर। क्या होगा? प्रकृति का कहर। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद के अनुसार योजनाकार कब तक लापरवाह रहते हैं? तो योजनाकार कब तक लापरवाह रहते हैं? प्रकृति अपना क्रोध ना दिखा दे, तब तक ये लोग लापरवाह रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 53, इनमें से कौन सा बाढ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पर्यायवाची शब्द भी पूछ लिए क्या जाते हैं। तो बाढ़ का पर्यायवाची क्या होगा? तो बाढ़ का पर्यायवाची दुर्बल क्या है?
दुर्बल इसका पर्यायवाची है 53 का ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में वाक्य के संरचना के आधार पर क्रिया का भेद बताइए। वह टीवी देखकर सोता है, वह टीवी देखकर सोता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी संयुक्त क्रिया। वह टीवी देखकर सोता है, यानी कि इसमें संयुक्त क्रिया है, दो क्रिया मिली टीवी को पहले वो टीवी को देखता है और उसके बाद सोता है, तो इसमें दो क्रिया यानी कि संयुक्त क्रिया है, दो क्रियाओं से मिलकर बना है, तो ये संयुक्त क्रिया हो गई। रिक्त स्थान की पूर्ति, नेक्स्ट प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भाई की शादी पर दीपक से भर कर नाचने लगा। भाई की शादी पर दीपक, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो भाई की शादी में दीपक प्रकाश से भरकर नाचने लगा, तो इसका जो राइट आंसर है प्रकाश से भरकर नाचने लगा या उन्माद से भरकर या हर्ष से। तो भाई की शादी में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भाई की शादी में दीपक उल्लास से भरकर नाचने लगा, तो ये करेक्ट है, इस रिक्त स्थान में सही फिट बैठ रहा है, तो राइट आंसर डी उल्लास से भरकर नाचने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है 56 शाखा का बहुवचन। 56 निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 56 में क्या पूछ रहा है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी यानी कुंडली स्त्रीलिंग है। सर्प, वचन, प्रहार ये सब पुल्लिंग है। शाखा का बहुवचन 57, शाखा का बहुवचन क्या होगा, तो शाखा का बहुवचन शाखाएं क्या हो जाएगा, शाखाएं। नेक्स्ट प्रश्न है कनपुरिया के रचनाकार कौन हैं, तो कनपुरिया के जो रचनाकार हैं वो हैं धर्मवीर भारती। कौन है, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट प्रश्न है अनुस्वार का जिसका कार्य करता है, अनुस्वार का किसका कार्य करता है अनुस्वार, 59 का सी पंचम वर्ड। तो अनुस्वार जो होते हैं वो स्पर्शी व्यंजन के पांचवा वर्ड अनुस्वार होता है। अनुस्वार यानी जो नाक से बोले जाते हैं, याणा वहाँ, ये सारे पंचवा वर्ड जो होता है वो अनुस्वार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो। वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा, जो चाहे वो करो, तो 60 का राइट आंसर है वो है बी इज़ द राइट आंसर यानी अर्धविराम। क्या है, जो चाहो वो करो, तो यहाँ क्या आ जाएगा अर्धविराम, बस हमें तंग ना करो, तो यहाँ पे अर्धविराम लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 60 है 61 तरिन तनुजा तट तमाल तरवर बौछाए झुखे कूल सौ जल परशन हित मनहू सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है पंकज में कौन सा समास है, तो पंकज में बहुब्रीय समास है। कौन सा समास है, बहुब्रीय, सी इज़ द राइट आंसर। संधि का तद्भव रूप कौन सा होता है, तो संधि का तद्भव रूप क्या होता है, सेंध। तद्भव रूप क्या होता है, सेंध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रौद्र एक का स्थायी भाव क्या है, तो रौद्र का स्थायी भाव क्या हो जाएगा बच्चों, इसका स्थायी भाव रौद्र का घृणा क्या हो जाएगा, रौद्र का घृणा स्थायी भाव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 65 चरण काव्य की भाषा क्या है, तो चरण काव्य की भाषा क्या है, अवहट्ट, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट है मार्गी के विलोम शब्द का चयन करें। मार्गी का विलोम शब्द वक्री, मार्गी का वक्री यानी बी इज़ द राइट आंसर वक्री। नेक्स्ट प्रश्न है 67 संकट में पड़ने के अर्थ में किस मुहावरे का प्रयोग होता है। संकट में पड़ने का अर्थ किस मुहावरे में प्रयोग होता है, तो 67 का जो राइट आंसर है बच्चों वो है डी जान के
लाले पड़ना, जान के लाले पड़ना, संकट में पड़ना यानी जान के लाले पड़ना। नेक्स्ट प्रश्न है, शिकारी शब्द में उचित प्रत्यय होगा। तो शिकारी शब्द में उचित प्रत्यय क्या होगा? शिकार ई, तो क्या हो जाएगा? ई प्रत्यय हो जाएगा इसमें, यानी डी ऑप्शन एकदम करेक्ट। निर्वासन शब्द में उपसर्ग है, निर्वासन शब्द में उपसर्ग क्या है? तो डी इज़ द राइट आंसर। उपसर्ग हमेशा वाक्य के या शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है, तो निरुपसर्ग हो जाएगा, यानी इसका भी डी आंसर इज़ द राइट आंसर। 69 का डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 70, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बैठा जाता है मेरा मन कभी कभी, मन कभी कभी मेरा बैठा जाता है, नहीं ये तो गलत है दोनों। मेरा मन कभी कभी बैठा जाता है, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 71, प्राणों का अंत करने वाले के लिए एक शब्द। तो प्राणों का अंत करने वाले के लिए एक शब्द है, क्या है? प्राणांतक, क्या हो जाएगा? यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है? तो क्या पूछा है इसमें? जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, गंगा, नदी, मनुष्य, गाय। तो इसमें जो जातिवाचक नहीं है वो क्या है? गंगा। गंगा क्या है? गंगा एक नाम है, क्या है? नाम। तो ये नाम धातुवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो नदी जातिवाचक है, मनुष्य जातिवाचक है और गाय जातिवाचक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द बताना है, हमें चूज करना है। तो सही वर्तनी वाला शब्द क्या है इसमें? कार्यक्रम, गृहस्थ, नीरसता, प्राप्ति। तो 73 का सी आंसर इज द करेक्ट। नीरसता, कार्यक्रम लिखा ये गलत है, कार्यक्रम होता है गृहस्थ। प्राप्ति, प्राप्त होता है, प्राप्ति क्या होता है? निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद हमें इसमें बताना है। तो रेखांकित शब्द का हमें बताना है, क्या है? थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना। तो रेखांकित पद इसमें क्या है? थोड़ा, क्या है? थोड़ा। तो इसका हमें सही भेद बताना है। तो ये क्या है? थोड़ा यानी परिमाणवाचक है, क्या है? थोड़ा, ज़्यादा, थोड़ा सा, नेक। तो ये क्या परिमाणवाचक विशेषण है? थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना, तो ये पढ़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पुनीत कपड़े धो रहा है, इसका इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो पुनीत कपड़े धो रहा है, तो ये कृतवाच्य है, यानी कृतवाच्य यानी वो कोई कार्य कर रहा है, तो कृतवाच्य है, पुनीत कपड़े धो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, चलो फिर आगे हमारे ये जो प्रश्न हैं वो रीजनिंग के हैं। इसके रीजनिंग के मैंने हिंदी और सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व कर लिया है, और नेक्स्ट सेकंड मॉडल पेपर है वो हम आपको कल की क्लास में कराएंगे। तो आप डेली क्लास लेना ना भूलना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है जो विवेक सर के द्वारा बनाए गए हैं, और जिन लोगों ने ये प्रैक्टिस सेट नहीं ले पाया वो इस क्लास को ज़रूर देखें। आपको इससे बहुत ही लाभ होने वाला है। परीक्षा में शायद प्रश्न ऐसे ही देखने को मिल जाएं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी हमारे लिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।